इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अल्बर्टोस रेस्टोरेंट। नए साल की पार्टी के लिए तैयार। हमारा पता है कॉलेज चौराहा, डीपी टावर, रीवा। नमस्कार, बिंद भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। रीवा के ऐतिहासिक टीआरएस कॉलेज मैदान में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित 1975 वर्ल्ड कप हॉकी के हीरो अशोक कुमार रीवा में लगातार 35 साल से जारी शांति दौड़ में भाग लेने आए। इस मौके पर हिंद भारत की टीम ने उनसे खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद भारत। मैं जावेद अंसारी आपके साथ। मैं मौजूद हूँ रीवा के टीआरएस कॉलेज में। ऐतिहासिक मैदान, ऐतिहासिक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 1975 में वर्ल्ड कप जब भारत ने जीता था तो विजयी गोल आपने ही दागा था। हालांकि मध्यांतर तक भारत की टीम पाकिस्तान से एक गोल से पिछड़ रही थी। उसके बाद पहला बराबरी का गोल सुजीत कुमार ने किया था। मैं उन तमाम महत्वपूर्ण बातों पर बात करूंगा। आप मेरठ में जन्म में 1 जून को आपकी पैदाइश है 1950 की। सर, मेरा आपसे पहला सवाल, ध्यानचंद जी आपके पिता जी, हिटलर का क्या मामला वो बताइए पहले, उसके बाद आपसे बातचीत करूंगा। देखिए, सबसे बड़ा एक हम लोग जो ओलंपिक का आयोजन मानते हैं वो 1936 ओलंपिक, जब पूरे विश्व के अंदर लड़ाइयों की सुगबुगाहट चल रही थी, उस दौरान में इस ओलंपिक को कराना वो हिटलर की ही सोच थी कि वो अपने आप को प्रूव करना चाहता था कि वो दुनिया में सबसे अच्छा है, खेलों में भी, फौज में भी, लड़ाइयों में भी। तो उसने ये जो आयोजन किया, उसके लिए भारतीय टीम की तैयारियां भारत में किस तरह होंगी, हम तो गुलाम थे। हमारी कोई मिनिस्ट्री नहीं, कोई हमारे संस्थाएं नहीं, स्पॉन्सरशिप नहीं, तो किस तरह कराया जाए, उसके लिए बहुत कोशिशें की गई और अंततः आखिर में यही बात एक समझ में आई कि क्यों ना हम पूरे देश से, अब देखिए उस टाइम देश बटा हुआ देश था हमारा भारत, जो राजे रजवाड़ों, राजाओं, नवाबों के रूप में था। लेकिन वो अपील करी गई कि भारत की हॉकी की टीम जो 2 ओलंपिक मेडल जीत चुकी है और तीसरा मेडल जीतने के लिए उसको जाना है, पैसे नहीं है, तो सबसे चंदा मांगा गया। और चंदे के रूप में भारत के हमारे उन नागरिकों ने, उस वक्त के हमारे सरमाएदारों ने चंदा इकट्ठा करा, जो कि 52,550 रुपये इकट्ठा हुआ, जिसके अंदर टाटा, बिरला, मोदी साहब, रजवाड़े, चाहे नवाब हैदर निजाम, नवाब पटौदी, महाराज पटियाला, महाराजा बड़ौदा, नवाब कुरवाई, भोपाल, झांसी हीरोज। तो ये एक अनहोनी बात हो गई कि देश से चंदा इकट्ठा करके पैसा जो है टीम के लिए दिया गया, और वो टीम जो है उस पैसों से पहुंचती है जर्मन में पहुंचने के बाद अब वो भावनाएं जुड़ जाती। जब पैसा चंदा इकट्ठा होता है टीम के लिए और टीम के खिलाड़ी जाते हैं तो भावना जुड़ जाती, तो उनका सारा फोकस कि हमको सिर्फ फाइनल खेलना है। और जब वो पहुंचते हैं और पहला मैच खेलते हैं तो एक प्रैक्टिस मैच होता है, हर टीम खेलती है प्रैक्टिस मैच, तो 4 गोल से हार गई, 4-1 से। उथल मच गई। शाम को बैठक होती है इंडियन मैनेजर को, उन्होंने क्यों ना हमारे खिलाड़ी जो है वो रह गए हैं, उनको बुलाया जाए। वो कर्नल दारा जो बाद में पाकिस्तान के हॉकी के चीफ बने, एशिया हॉकी के चीफ बने, तो उस टाइम वो लाहौर में पढ़ रहे थे और भारत सारा एक था, तो उनको इनवाइट किया गया। और ये देखिए उस टाइम ब्रिटिश सरकार ने उनको हवाई जहाज़ से भिजवाया भारत से, जिसका कुल खर्चा 36,000 रुपये आ रहा था, और जबकि टोटल भारत ने जो चंदा इकट्ठा किया सारी टीम को भेजने का वो 52,000 रुपये। लेकिन भारत की उस पूर्व मेडल्स को देखते हुए देन गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने 36,000 रुपये का खर्चा दारा साहब का दिया और वो जर्मन पहुंचते हैं और हमारी टीम फाइनल खेलती है। फाइनल टीम में जर्मन से ही मुकाबला होता है। एक संध्या पहले सबको कमरे में बुलाया जाता है। कोच मैनेजर पंकज गुप्ता साहब मैनेजर, कोच हमारे स्वामी जगन्नाथ राव साहब, कैप्टन मेजर ध्यानचंद, जो तीनों सारी टीम को बुलाते हैं और वो चरखे वाला तिरंगा झंडा निकाल के पलंग पे बिछाया जाता है कि कसम खाओ इस झंडे की, इस तिरंगे की, कि हम कल जो है कल करेंगे या मरेंगे, हम जीत कर निकलेंगे या हार के नहीं निकलेंगे, मर के निकलेंगे।
तो ये बातें मोटिवेशन के लिए टीम को कही जाती हैं और टीम के अंदर जोश भरता है और अगले दिन वो खेलना शुरू करते हैं। इंटरवल तक हमारी टीम 1 गोल से लीड करती है। 1 गोल से लीड करने के बाद सेकंड हाफ जब होता है तो ग्राउंड स्लिपरी होती है। एक दिन पहले पानी गिर जाता है, पानी में खेलने के हमारे खिलाड़ी अभ्यस्त नहीं होते हैं तो उनके पैर स्लिप हो रहे होते हैं। तो ध्यानचंद और रूप सिंह दोनों भाई आपस में विचार मंत्रणा करते हैं और ये बोलते हैं हम अपने शू उतार के खेलते हैं और नंगे पैर वो खेलना शुरू करते हैं। उनको ग्रिप मिलती है पैरों की उंगलियों से और उसके बाद अगले हाफ में 7 गोल जर्मन की टीम के ऊपर किए जाते हैं। तो ये इतिहास जो है बनता है एक अजूबे ढंग से। और हिटलर उस मैच को देख रहा होता है, हिटलर मैच को देखकर बीच में छोड़ के चला जाता है। शाम होती है, पार्टियाँ चलती हैं क्योंकि टीम जीत गई, छोटी जीत नहीं थी, जर्मन को दुनिया की ताकत को हराने वाली जीत थी। और वो शाम को जब पार्टी होती तो देखते हैं ध्यानचंद उस पार्टी में नहीं है, मिस हो रहे हैं कई बार। तो खोजा जाता है कि इनको पता करो कि ध्यानचंद कहाँ पर हैं। तो विलेज, ओलंपिक विलेज में जाकर देखते हैं तो ध्यानचंद एक जगह बैठे होते हैं जहाँ पर झंडे सारे देशों के होते हैं। उन झंडों के नीचे ध्यानचंद बैठे हुए मिलते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। एक तो जीत और दूसरा कि तो लोग खिलाड़ियों से, अरे दादा हम सब वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और टीम जीत गई, आप यहाँ बैठे और रो रहे हो। कहते मैं रो रहा इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी ये जीत जो है इस यूनियन जैक के लिए हुई है। काश इसकी जगह तिरंगा झंडा की भावना उस वक्त, क्योंकि मजबूरी थी। भारत की टीम भारत के नाम से ही खेली है, कोई भारत गुलाम के नाम से नहीं खेली। भारत की टीम भारत के नाम से ही खेली और अंग्रेज़ों ने भी उसको उतना ही महत्व दिया। और मैं ये मानूंगा कि उसके बाद आर्मी में एक सिपाही के रोल से ध्यानचंद को तरक्की दर तरक्की देते हुए मेजर के रोल के पद से उनको रिटायरमेंट मिला। ये थी देश आज़ादी के पहले की कहानी। हालांकि मैं जिस शख्सियत से बात कर रहा था जिसने ये कहानी सुनाई, ये जब पैदा भी नहीं हुए थे, ये 1936 की बात थी। अब मैं आता हूँ मेरठ पर। मेरठ में 1 जून 1950 में आपका जन्म हुआ। मेरठ से झांसी तक का सफ़र पहले अपने दर्शकों को ये बताइए। एक परिवार में मेरा जन्म हुआ। परिवार ऐसा परिवार जिसने खेलों की दुनिया में ख़ासतौर से हॉकी के अंदर जो अपना एक नाम और शोहरत और सम्मान देश को दिया, उससे हम सभी परिचित हैं। और वो नाम मेजर ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह जो मेरे चाचा रहे। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में 6 ओलंपिक के गोल्ड मेडल हैं, 5 गोल्ड मेडल हैं और मेरा, जिसको कि मैंने कभी अपने बाबूजी को नहीं दिखाया, ब्रॉन्ज मेडल। तो ये 6 मेडल ओलंपिक के हैं और 4 मेडल्स हमारे घर में सिल्वर के एशियाड के हैं, 3 मेडल्स हमारे वर्ल्ड कप के हैं। तो ये 3 बड़े मेडल्स, टोटल 13-14 मेडल्स का परिवार है और ये हमारे सबके लिए गर्व का विषय है। और उस परिवार में मेरा पैदा होना, कहते हैं ना कि जहाँ जिस बच्चे के साथ में जिस तरह का माहौल होता है, एटमॉस्फेयर, जिस तरह की सराउंडिंग्स होती हैं, बच्चे का स्वभाव या उसकी पसंद उसी तरह की बढ़ती हैं। तो मेरे सामने जब आँख खुली या मुझे होश आए तो हॉकी चारों तरफ मुझे नज़र आई। हॉकी पकड़नी शुरू कर दी, खेलना शुरू किया। ये नहीं पता कि ओलंपिक क्या होता है, इंडिया क्या होता है, ये पता कि बॉल से ड्रिबलिंग, थोड़ी हॉकी घुमाना है, बॉल को चलाना है, भागना है, वो करते रहे। वो एहसास, फीलिंग जब आई है 1974 के वाक़यात में, जिसमें सर मैं 74 की बात करूँगा, 74 की बात। लेकिन लेफ्ट इन और राइट इन का भी एक कोई मामला है कि आप पहले लेफ्ट इन और राइट खेला करते थे। जी, उसका भी थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। मैं वही आ रहा था कि जब मैंने वो अपने आप को एक ओलंपियन बनने का फ़ैसला किया, अपना खुद का फ़ैसला, मेरा कमिटमेंट कि मुझे ओलंपिक का प्लेयर बनना है या ओलंपिक खेलना है, तो उसके लिए मुझे एक नाम सुनाई दिया। वो थे श्री इनामुर रहमान, जो इंडियन एयरलाइंस के लिए खेलते रहे, वो मोहन बगान क्लब के लिए खेलते रहे। उनका नाम सिर्फ सुना था मैंने और वो ये सुना था कि उनकी ड्रिबलिंग बहुत ही अच्छी है और उनसे ऐसा ड्रिबलर कोई नहीं है। तो उत्सुकता बढ़ गई। उत्सुकता जो बढ़ी है, उनके बारे में जो मुझे बताया जाता था, कानों में मैं सुनता था, उस तरह से मैं हॉकी खेलने की प्रैक्टिस करता था अपने दिमाग से। कोचिंग नाम की कोई चीज़ हुआ नहीं करती थी, सुविधाएं थी नहीं, सिर्फ अपनी बॉल और हॉकी, ईंट के पत्थर और सड़कों के ऊपर या छत के ऊपर प्रैक्टिस करना। तो मैं उसके बाद खेलता रहा, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह खेला हूँ। कोटा कॉलेज में चला गया पढ़ने के लिए,
वहाँ पर मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था। मुझे याद है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में मेरा 1 महीने के बाद फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था। उसी वक्त मुझे मोहन बागान क्लब से इनविटेशन आता है, उस मोहन बागान क्लब से जिससे इनामुर रहमान खेल रहे होते हैं। और मेरी पसंद, या मैं क्यों इतना खेलने के लिए आतुर हो गया कि मुझे एग्ज़ाम छोड़ के बंगाल खेलने जाना पड़ा, और मैं खेलने गया मोहन बागान क्लब के लिए, क्योंकि उस क्लब में इनामुर रहमान साहब खेल रहे थे, जिनकी हॉकी को सुनकर मैंने हॉकी सीखी थी। तो इस तरह की चीज़ भी मेरी ज़िंदगी में आई कि जहाँ किसी ने मुझे बताया नहीं या मैंने देखा नहीं, लेकिन सिर्फ सुनकर उस खिलाड़ी का खेल को अपना आदर्श मान के मैंने प्रैक्टिस करी, और मैं उनके साथ खेलने का मौका मिल रहा है। दोनों लोग एक ही पोस्ट पर खेल रहे अब मैं लेफ्टिनेंट भी खेलता, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में लेफ्टिनेंट खेलता था। मुझे इनामुर रहमान लेफ्टिनेंट अच्छे लगते, तो मैं भी लेफ्टिनेंट खेलना शुरू किया। ये नहीं मालूम था कि जब मैं मोहन बागान क्लब में पहुंचूंगा तो भाई एक इनामुर रहमान साहब लेफ्टिनेंट होंगे और एक अशोक कुमार लेफ्टिनेंट होंगे। और उस टाइप की, उस ज़माने की हॉकी को में पोजीशन शिफ्ट करना बहुत मुश्किल काम था। आप राइट आउट को लेफ़्ट आउट नहीं खिला सकते थे, या फुल बैक को फॉरवर्ड नहीं खिला सकते थे। वो अपने जगह पे ही खेलने में माहिर होते थे। अब मैंने अपनी लेफ्टिनेंट की पोजीशन को, क्योंकि मोहन बागान क्लब में इतने बड़े खिलाड़ी को लेफ्ट पोजीशन चेंज करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, चेंज करने वाला सिर्फ मैं बचा था कि मुझे चेंज करना था। तो मैंने फिर अपनी पोजीशन उसी एक मैच से लेफ्टिनेंट से राइट इन पोजीशन पे मुझे सेट किया गया। और इनाम भाई ने, इनामुर रहमान ने मुझे ये दिलासा दिया, अशोक तुम्हें सिर्फ बॉल लेनी है और फेंकनी है। तो एक सहारा होता ना कि इनिशियली अगर आपको कोई अच्छा बड़ा आदमी सहारा दे दे तो आपके तो बाँसें खिल जाती हैं। वही हुआ। ये थे अशोक कुमार जी, जिनका साफ तौर से कहना था, जिन्होंने बाद में अर्जुन अवार्ड भी जिनको मिला, लेकिन पोजीशन बदलनी पड़ी। आदर्श पिता नहीं थे, पिता के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, आदर्श जिनके बारे में थे उन्होंने के बारे में बताया। अब मैं आपके उन एशियाड और ओलंपिक की बात करूंगा, 75 को छोड़ के, 75 की बात सबसे बाद में, उसके पहले 74 तक अर्जुन अवार्ड तक की बात। 70 एशियाड, बैंकॉक का एशियाड मैच था हमारा, और उस मैच में फाइनल से हमको खेलना ही था पाकिस्तान से और होना, और उस मैच में फाइनल से हमको खेलना ही था पाकिस्तान से और होना था। सुबह का वक्त था, मुझे याद है मैं गोविंदा, हमारे बीपी गोविंदा मेरे बड़े अच्छे, जिनके साथ खेल के ताल्लुक़ रहे, हम लोगों ने बरसों हॉकी साथ खेली। और एमपी गणेश जो बाद में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, अभी उनको रिसेंटली पद्म श्री भी मिला है। तो हम तीनों अपना नहा रहे थे स्विमिंग पूल में, इतने में हमारे कोच मैनेजर बलबीर सिंह जी, जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, वो आते हैं और कहते हैं, अरे तुम लोग यहाँ नहा रहे हो, आज शाम को तुमको खेलना है फाइनल मैच पाकिस्तान के साथ, और तुम यहाँ नहा रहे हो। अरे तुमने कहा मैच खेलना, तो हम लोग जल्दी जल्दी निकल कर आए और अपना तैयारी शुरू कर दी कि शाम को मैच खेलना है पाकिस्तान के साथ। होते होते ब्रेकफास्ट में, अच्छा उस टाइम मैच से पहले एक लंच और ब्रेकफास्ट को मिला के भाई एक बार खाना खा लिया जाए, इसमें 2-3 घंटे का गैप हो अगले मैच के लिए। तो 11-12 बजे खाने की टेबल पे सबको बुलाया गया, सब आ गए, और वहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया गया बलबीर सिंह के द्वारा कि आज के हमारे इस फाइनल मैच में ये तीनों एक साथ खेलेंगे, गोविंदा, गणेश और अशोक। ये सुनना था कि टीम में तो एकदम से, अरे ये कैसे होगा, ये तीनों तो पाकिस्तान के साथ कैसे खेल पाएंगे, नए हैं बिल्कुल से ये वो। और यही एक आखिर में कंक्लूजन टीम का निकाला कि हम फाइनल में इनको अभी नहीं खिलाएंगे, मौका पड़ेगा तो खिलाएंगे। और वो फाइनल मैच हमारा कहीं से मिस हो गया। कोशिश यही थी उस ज़माने में, अगर हम खेले होते या मैं खेला होता, गोविंदा खेले होते, एमपी गणेश खेला होता, तो हमारी उस टीम का रिज़ल्ट गोल्ड में होता। लेकिन कहते ना कहीं किस्मत से या वक्त से। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अपने समय के गोविंदा से बेहतर सेंटर फॉरवर्ड शायद ही कोई रहा हो। हालांकि बहुत सारे खिलाड़ी थे, भारत पाकिस्तान में खिलाड़ियों का ही झगड़ा था, एक से एक दिग्गज खिलाड़ी थे। 74 के पहले कितने आपने पद जीते और किस तरीके से आपने उनको? हाँ, छोटे में बताऊँगा ज़रूर। 71 का वर्ल्ड कप उसके बाद सेट हुआ, जो पहली बार होना था दुनिया में, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ल्ड कप, और जिसकी ट्रॉफ़ी पाकिस्तान ने डोनेट करी थी। उस ट्रॉफ़ी का वर्ल्ड कप पहले डिसाइड था कि इसको कराची में कराया जाएगा, लेकिन उस वक्त हालात हिंदुस्तान पाकिस्तान के इतने दोस्ताना नहीं थे, और वो लड़ाइयों की
बातें और उस तरह की फ़ौज की बातें चल रही थी, उस दरमियान ही ये सुनने में आया कि अगर वर्ल्ड कप में भारत की टीम पाकिस्तान जाती है तो वो ग्राउंड खोद देंगे, पोल हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे और मैच नहीं होने देंगे। तो इंटरनेशनल हॉकी ने डिसीजन लिया कि हम कराची में ना करा के इसको हम फिर स्पेन में कराते हैं। बहुत अच्छा खेली, यंग लड़के कई, और सबसे बड़ी हमारी एक जो यंग लड़के लिए तो जाते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि यंग लिए जाएं, लेकिन यंग बच्चों की संख्या कम होनी चाहिए। उनका एडजस्टमेंट सीनियर के साथ धीरे धीरे जुड़ता चला जाए ताकि उनको भी वो अभ्यस्त हो जाए। एक ऑड माहौल में जो विपरीत माहौल होता है उसमें खेलने के वो उनको एक प्रैक्टिस चाहिए होती है हर इंसान को, अपने दिल को कि हम 2 गोल से हार रहे हैं, 1 गोल से हार रहे हैं, 3 गोल से हार रहे हैं, अब ये गोल हम कैसे बराबर करें, या हम 1 गोल से जीत रहे हैं तो हम अपोनेंट टीम को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो ये कुछ चीज़ें खिलाड़ी सीखता है। बहरहाल उस 71 के वर्ल्ड कप में मोस्टली नए लड़के गए थे। हमारी टीमें सिलेक्शन के मामले में कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती रही हमारे साथ में, जहां हमको मेडल्स, गोल्ड मेडल से दूर होना पड़ा। दूसरे मेडल मिलते रहे, कभी सिल्वर मेडल, कभी ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन वो गोल्ड मेडल जो देश को चाहिए होता, जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि गोल्ड मेडल मुझे दिखाने का बाबूजी को वो मौका मिला था 75 का, जो मैं इसके पहले भी दिखा सकता था, लेकिन इस तरह के मेडल मिलते मैं रोकूंगा। आपने बाबूजी का जिक्र दोबारा किया, तो मैंने कहीं आपके बारे में पढ़ा था कि आपको कोई एक मेडल मिला था, वो मेडल आपने बाबूजी को नहीं बताया था कि आपने ये मेडल भी जीता है। मैं वही जिक्र कर रहा हूँ कि सिल्वर मेडल एशियाड का, या ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड कप 71 का, 72 का ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक का, 73 का वर्ल्ड कप का सिल्वर मेडल, जिसमें हमारी भारत की टीम 2 गोल की लीड लिए हुई थी, और यकीन माने कि वो लीड ऐसी थी जो उस ग्राउंड के ऊपर कम होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन कहते ना कहीं किस्मत 10-20% हमेशा किस्मत का खेल होता है, कोई सा भी काम करें आप, और वही हमारे साथ में हुआ, जिसमें वो दोनों गोल जो लेट सुरजीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर से किए थे 73 उसकी बात बाद में करूँ, उसको छोड़ के। हाँ नहीं, सब इकट्ठी हो जाए, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 1 घंटे का थोड़ी बैठूंगा मैं। हाँ, ये तो पूरी कहानी है फिर तो जो आप भी शाम कर दूँगा। तो ये 73 का वर्ल्ड कप हमारे लिए एक ऐसा सेटबैक था जिसमें टीम 2 गोल की लीड ली है, उसके बाद हॉलैंड की टीम ने उसको बराबर करती है, और हमारी टीम 70 मिनट ख़त्म हो जाते हैं, फिर 30 मिनट 15-15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। उस एक्स्ट्रा टाइम में मुझे एक बॉल मिलती है राइट साइड से। मैं खेल का पूरा बयान करना चाहूँगा कि राइट साइड मैं राइट इन खेलता था, और मैं मिडफील्ड से हाफ फील्ड से बॉल को लेके चलता हूँ, गोलकीपर के मुहाने तक पहुँचता हूँ, 3-4 खिलाड़ियों को उनके डॉस करते हुए मेरे सामने सिर्फ गोलकीपर मुझे नज़र आता है, और टॉप ऑफ द सर्कल में बॉल को उठा के फेंकता की होती है, जिसके अंदर से घास उखड़ के ऊपर आ जाती है, और वो बॉल जो मैंने फेंकी है, गोलकीपर उस पर डाइव लगाता है दूर से, और बॉल से कंधे में लगने के बाद भी गोल में जा रही होती। मुझे वो सीन आज भी याद होता है, तो लगता है कि वो गोल क्यों नहीं हुआ, और वो गोल कंधे में लगकर बॉल गोल में जा रही होती। और यकीन माने जिस शख्स को मैंने 50 गज की दूरी पर मिडफील्ड में मैंने बीट किया था, वो घूमता हुआ पीछे से आता है और गोल लाइन से उस बॉल को निकाल के ले जाता है। तो ये बैड लक 73 का। फिर सडन डेथ का टाइम आता है, फिर 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम, सडन डेथ, कि कोई भी टीम गोल करे तो गोल हो जाएगा, टीम जीत जाएगी। उसमें पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है भारत को। अब आप सोचें, भारत को पेनल्टी स्ट्रोक का मतलब ऑलमोस्ट गोल, और हम लोग खुशी किया बस गोल होने वाला है। बॉल रखी जाती है, हमारे जो मेन बॉल को पहले होता है, मैच से पहले डिसाइड किया जाता है कौन सा पेनल्टी स्ट्रोक फेंकेगा, कौन नहीं फेंकेगा। तो जिन साहब को डिप्यूट किया जाता है वो कहीं ना कहीं अंदर से हिल जाते हैं। भाई देश का गोल का सवाल है, तो वो कहीं ना कहीं हिल जाते हैं। वो गोविंदा अपने आप को ऑप्ट करता है कि मैं जाता हूँ फेंकने के लिए, और गोविंदा जाते हैं, बॉल को रखी जाती है। उनका गोलकीपर करेरा, मुझे याद है, गोलकीपर मास्क लगा के, हॉलैंड का पहली बार मास्क लगाया था उस ग्राउंड के ऊपर, और वो बॉल को फेंकने के लिए जैसी विसिल बजती है, हॉलैंड का गोलकीपर राइट साइड को डाइव लगा लेता है, दाहिनी तरफ डाइव लगाता है, एंटीसिपेटरी डाइव लगाता है कि इस तरफ बॉल आएगी मैं रोक लूँगा, लेकिन वो लेफ्ट साइड पूरी खाली पड़ी होती है और गोविंदा वहीं फेंकता है। अब फेंकता है, एक तो बॉल
ना उठती है ग्राउंड की वजह से, किस वजह से नहीं उठी बॉल ये तो नहीं कह सकता, लेकिन बॉल रोल होके देखा तो गोल की तरफ जा रही है और जाते जाते एक मिट्टी का टुकड़ा आता है और उसको ज़रा सी बॉल डाइवर्ट होती है और गोल पोस्ट से 1 इंच बाहर निकल जाती है। तो इन चीज़ों को लेकर 73 का वर्ल्ड कप जो है वो हमारे 75 वर्ल्ड कप जो जीता है उससे ज़्यादा दुख देने वाला वर्ल्ड कप 73 का ज़िंदगी में रहा। और उसका 75 की बात कर, नहीं प्लीज 75 की बात कर लेते हैं। ये इतना वृतांत वाला नहीं चलता यार। एक मिनट, 75 के बारे में बता दीजिए। 75 वर्ल्ड कप वही 73 जैसे हम लोग हार गए थे तो उसका एक सेटबैक था, बड़ा दुख था हम लोगों को। मलेशिया पहुंचती है टीम उसको डिफेंड करने के लिए, उसको डिफेंड करने बल्कि रीगेन करने के लिए, और हम मलेशिया पहुंचते हैं होटल के अंदर, वही वर्ल्ड कप जो 73 में हमसे मिस हो गया था सामने रखा दिखता है। तो वो खड़े हो, मैं जाता हूँ उसके पास में, अपने अंदर से आवाज़ निकलती है कि भाई इस कप को जीतना है, इस बार कुछ भी हो इसको जीतना है। और वो हाँ जो भी होगा मैं करूँगा, कमिटमेंट मेरा। और हमारी टीम जुट जाती है, खेलते खेलते हम कई व्यवधाएं पार करते हैं। उसमें मलेशिया की टीम के साथ भी मैच था सेमीफाइनल का, इसमें हमारी टीम में गोल से हार रही थी आखिर तक और 4 मिनट पहले का हमारा वक्त बच रहा था। उस टाइम चेंजेस बहुत कम होते थे टीम में और उस चेंजेस के अंदर असलम शेर खान जो रिज़र्व में थे उनको भेजा जाता 4 मिनट पहले, और जैसे ही वो अंदर आते हैं उसी टाइम मैं एक पेनल्टी कॉर्नर दिलवाता हूँ टीम को, और असलम शेर खान बिना कोई बॉल टच किए दूसरी पेनल्टी कॉर्नर की हिट मारने पहुँच जाते हैं। और जैसे ही पेनल्टी कॉर्नर की बॉल गोविंदा फेंकते हैं, अजीत पाल रोकते हैं और असलम शेर खान की वो हिट और वो गोल, वो इक्वलाइजिंग गोल दिमाग में आज भी चढ़ा हुआ है। उसके बाद हमारी टीम जीतती है, इसको विनिंग गोल हर्षरन ने किया था मलेशिया के खिलाफ, और हम फाइनल में पहुंचते हैं। फाइनल में पाकिस्तान के साथ हमारा मैच शुरू होता है। कई टुटके होते हैं, मैं सुबह का वक्त शनिवार का दिन था, 15 मार्च थी वो याद है, और हमारे कोच मैनेजर सुबह आते हैं और टुटके के लिए होता ना कि कुछ बातें होती हैं कि हमें एक भैया आज पीले कपड़े का रंग का टुकड़ा जेब में रख के खेलना है। सब खिलाड़ियों को बांटा जाता है, सब हम भी रखते हैं, और वो मैच होता है। मैच में पाकिस्तान एज यूजुअल बेहतरीन खिलाड़ी उनके इस्लाउद्दीन, अख्तर रसूल, सलीम शेरवानी, और ये बड़े नाम जो आज भी ज़बानों पर हैं लोगों की। तो वो टीम खेल रही है और हमारी टीम के ऊपर 10-15 मिनट के अंदर एक गोल उनके खालिद मोहम्मद कर देते हैं और मैच हो एक गोल से हम डाउन हो जाते हैं। इंटरवल होता है, इंटरवल के में कुछ बातें बड़ी नाराज़गी की मैं करता हूँ टीम को कि मुझे ऐसा खेलना, वैसा करना, ये करना, और हम फिर खेलने जुट जाते हैं। और विदिन 10 मिनट्स हमारा एक पेनल्टी कॉर्नर मिलता है जिसको लेट सुरजीत सिंह इक्वलाइजिंग गोल में बदल देते हैं। तो इक्वलाइजिंग हो जाता है तो हमारे टीम के अंदर और जान आ जाती है कि और अच्छा खेलना शुरू करें। मेरे और गोविंदा के पासेस, मेरा और गोविंदा का अपना टीम को डिफेंस करना, पीछे आना और खेलना, वहाँ से बॉल लेके फिर अटैक पे जाना, ये पूरे 70 मिनट चला उस मैच के अंदर। और उस दौरान के उन दिनों के मैच में ये जो आज हम लोग हर 2-4 मिनट पर 10 मिनट के अंदर खिलाड़ी चेंज कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। किसी भी खिलाड़ी को 70 मिनट खेलने के लिए तैयार रहना पड़ता था और वो 70 मिनट जान निकाल देने वाले होते थे, जिसके अंदर आपने शारीरिक और दिमागी तौर पर मजबूती रखनी होती थी, दिल को मजबूत रखना होता था। अब वो एक गोल जब हो गया तो उसके बाद दूसरा गोल के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे। तो एक पेनल्टी कॉर्नर पहले मिलता है जिसको मैं राइट आउट से फिलिप्स के द्वारा लगवाते हैं। वो हिट जो है उनके पाकिस्तान के डिफेंस से लग के गोल लाइन के पार निकल जाती है, तो उसका लॉन्ग लेफ़्ट साइड से, और उसको अजीत पाल रोक कर मैं उनके बगल में ही खड़ा होता हूँ। वो मुझे लेफ़्ट से पास करते हैं धीरे से, मैं आगे जाकर 2 खिलाड़ियों को डॉज मारता हूँ। 2 खिलाड़ी पाकिस्तानी को छोटे डॉज मार के उनको बीट करता हूँ और लेफ़्ट से बॉल फिलिप्स को देता हूँ जो मेरे राइट आउट हुआ करते थे। वो मेरे नज़दीकी डी के अंदर खड़े होते हैं, वो बॉल को 2 कदम लेके और आगे जाते हैं। अब गोल पोस्ट में और मेरी लाइन में और फिलिप्स की लाइन में बिल्कुल समानांतर 4-5 गज की दूरी बची थी और वो समानांतर पास मुझे करते हैं। मेरे सामने सिर्फ सलीम शेरवानी पाकिस्तान का गोलकीपर था और वो बॉल मैंने आती ही बॉल को सिर्फ स्वीप किया है, फ्लिक्स से उसको फेंका है। वो बॉल अंदर के बोर्ड के ट्रायंगल पे लगने के बाद सीधा निकली है 25 गज की तरफ और वो बॉल निकल के वहाँ पहुँचती है और विसिल बजती है। अंपायर विजयनाथन मलेशिया के थे, वो विसिल बजाते हैं और भारत की वो जीत होती है। भारत की वह जीत होती है 1975 का वर्ल्ड कप
भारत की वह जीत। इसके बाद बोलने सुनने के लिए कुछ नहीं रह जाता। आपको मैं 46 साल पहले झरोखे में ले गया था और वो ऐतिहासिक पल के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की, जो अपने आप में अविस्मरणीय है, आश्चर्यजनक है, लेकिन सत्य है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें विंध्य भारत के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अल्बर्ट्रोस रेस्टोरेंट, नए साल की पार्टी के लिए तैयार। हमारा पता है कॉलेज चौराहा, डीपी टावर, रीवा।